वे ट्रायल कराया जाता है और जो भी अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको सज़ा मिलती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उस एक्ट में 2008 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 2011 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए और वो लगातार प्रभाव में है, जिसकी वजह से जो साइबर क्राइम है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी सहूलियत हो रही है। इसी प्रकार कॉपीराइट एक्ट भी इस तरह के अपराध में एक सहायक अधिनियम के रूप में है। यदि कोई कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भी जो कॉपीराइट एक्ट के सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शन हैं उन सेक्शन के अकॉर्डिंग यदि कोई क्राइम कमिट किया गया है तो उन सेक्शन को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अधिरोपित किया जाता है। इस प्रकार जो तीनों एक्ट हैं, इन तीनों अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में सहायक होती हैं। अब प्रश्न आपका जो साइबर बुलिंग का है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसी के बारे में जानकारी करने के लिए या किसी के व्यक्तिगत डाटाज को कलेक्ट करने के लिए जो बुलिंग करते हैं, यानी पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद अपने रॉन्ग इंटेंशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग क्राइम कमिट करते हैं, साइबर बुलिंग की श्रेणी में वो आता है। और साइबर बुलिंग के लिए जो सामान्य तौर पर हम आप सभी लोग देखते हैं, अनचाहे ग्रुप्स में आपकी एंट्री कर दी जाती है, जिसमें आपकी एंट्री होने के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनको आप नहीं देखना चाहते हैं। इसी प्रकार आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आपको फॉलो किया जाता है। आप फेसबुक में, ट्विटर में, कहीं भी आप अपने व्यूज़ दे रहे हैं तो आपको फॉलो किया जाता है। अगर इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, इलीगल एक्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से वो क्राइम के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर इंटेंशन बैड है और नॉलेज है कि मैं ये क्राइम करने के बाद ये टारगेट अचीव कर लूँगा, तो निश्चित रूप से वो हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग सेक्शन हैं, जिसके अकॉर्डिंग ट्रायल होता है और सजा के प्रोविजंस हैं। जी बिल्कुल, आगे हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है लखनऊ से, शशि। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप अपना सवाल करें। मेरा ये सवाल है कि अगर हम किसी को टेलीफोन करते हैं तो क्या उस कॉल रिकॉर्ड को हम जारी कर सकते हैं? ये गुनाह है कि नहीं? आप किसी को अगर टेलीफोन पे बात करते हैं और बात करने के साथ ही आपकी जो बातों का रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग किसी के पास होती है और उस रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा थ्रेटनिंग या ऐसा कोई वर्जन आया हो जिस वर्जन से क्राइम कमिट होता हो, तो निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में है और उस रिकॉर्डिंग की वैधानिक महत्ता भी है। सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट का मैं भी आपको, अपने दर्शकों को इसके बारे में भी आगे डिस्क्राइब करूंगा। उस एक्ट में जो प्रोविजन, इस सेक्शन में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग इस तरह की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। और रिकॉर्डिंग में यदि क्राइम कमिट किया गया, यानी जो आपस में कन्वर्सेशन हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, उसमें उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जान से मारने की धमकी दी गई या कोई ऐसी बातें कही गई जो अश्लील बातें हैं या कुछ ऐसा है जो कानून के दायरे के बाहर है, अर्थात जिसमें ऐसा अपराध किया गया है, इंटेंशन बैड प्रूफ होता हो, तो निश्चित रूप से ऐसी एविडेंस एक्ट में पोषणीय है, स्वीकार किए जाने योग्य है और उस रिकॉर्डिंग के लाइट में आप उनके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल था शशि जी का। आगे बढ़ूंगी और मैं डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का है, तो कोर्ट जो है वो क्या डिजिटल डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है, उसे मानता है या नहीं? जैसा कि अभी दर्शक महोदया का फ़ोन था और उनको मैंने रिप्लाई दिया, सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट में इस बात को परिभाषित करता है कि कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड जिसकी वैधानिकता प्रमाणित हो, वैधानिकता प्रमाणित होने के लिए सेक्शन 3 में जो प्रोविजंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसको देखना होता है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है वो डिजिटल रिकॉर्ड एथेंटिक है या नहीं है, वो डिजिटल रिकॉर्ड
कहीं पायरेटेड तो नहीं है, वो डिजिटल रिकॉर्ड कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है, वो डिजिटल रिकॉर्ड कहीं बनाया तो नहीं गया है। अगर ऐसा नहीं है, ये सारी बातें सेक्शन 3 में डिस्क्राइब्ड हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये जो भी रिकॉर्ड आपका डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में एविडेंस के लिए कलेक्ट किया जाता है उसको कानूनन मान्यता सेक्शन 65 में दी गई है और न्यायालय ऐसे एविडेंस को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के साथ ही न्यायालय के पास जो ट्रायल होते समय स्वविवेक है, उस स्वविवेक को इस्तेमाल करते हुए उस डिजिटल रिकॉर्ड, उस डिजिटल डॉक्यूमेंट का वो परीक्षण स्पेसिफिक एजेंसी से करा सकते हैं, यानी एक्सपर्ट से करा सकते हैं। एक्सपर्ट की ओपिनियन न्यायालय अगर मंगाती है तो निश्चित रूप से न्यायालय का यह स्वविवेकानुसार लिया गया निर्णय होता है। तो आपके प्रश्न के जवाब में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं जिनके माध्यम से कोई क्राइम कमिट होता है, चाहे फोर्जरी की गई हो, चाहे किसी के साथ बुलिंग की गई हो, चाहे स्टॉकिंग की गई हो, चाहे हैकिंग की गई हो, कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि डिजिटल एविडेंस के रूप में है उसको भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और न्यायालय उस पर संज्ञान लेते हुए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए अभियुक्त को सजा दे सकती है। जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पर हम इंटरनेट की लगातार बात कर रहे थे, आपने बीच में जानकारी भी दी कि आजकल फॉलो किया जाता है आपका, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो या फेसबुक अकाउंट हो, उस पर भी एक कहीं ना कहीं सरकार की नज़र रहती है या एजेंसीज की नज़र रहती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे साइबर क्राइम को कम किया जा सके या रोका जा सके? देखिए, जब हम लोग आधुनिकता में जीवन जी रहे हैं तो हमारे पास ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सकारात्मक कार्य करते हुए अपने आप को, अपने ऑब्जेक्ट को हम पूरा कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी में हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो वो दुरुपयोग अपराध की श्रेणी में आता है और वहाँ तब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब दुरुपयोग के लिए इंटेंशन, बैड इंटेंशन और नॉलेज हो कि हम इस प्रोसेस का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो इस समय सोशल मीडिया पर वर्किंग है, हमारा आपका जो टाइम है यानी 24 आवर्स में जो सोने का समय है उस समय को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी समय हमारे हाथ में एक गैजेट होता है जो मोबाइल के रूप में होता है और उसके बाद भी हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करते हैं। इसके साथ ही हम जो मौका मिलता है उसमें टीवी को देखने का काम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय हमारे पास हमारे हाथ में रहने वाला मोबाइल ही होता है और मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से हर वो चीज़ उपलब्ध है। अगर हम गूगल की बात करते हैं या हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, अभी दर्शकों ने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की कंपनियां हैं वो कंपनियां पर्सनलाइज्ड डाटा, जो डाटा उन्हें किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उस डाटा को भी वो दूसरे को ट्रांसफ़र उन्होंने किया, जिस पर इंटरनेशनल फोरम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उठे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में भी ये कहा कि हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्म का हम दुरुपयोग कतई नहीं होने देंगे, यानी उनमें हम बंदिशें लगाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हम अनचाहे लोगों के संपर्क में भी आते हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का कोई आपके पास प्रपोजल आए, आपके पास कोई भी लिंक कोई शेयर करे, आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आए जिससे आपको अपने साथ जोड़ना चाहें, तो निश्चित रूप से अनजान मैसेज, अनजान लिंक या जिसको आप उचित नहीं समझते हैं, ऐसे किसी कॉन्टेक्ट को फॉलो मत करिए। आप जो भी इस तरह के मैसेज और आते हैं, जिन नंबरों से आते हैं उन नंबरों की पहचान अगर आपको नहीं है तो उन नंबरों को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। साथ ही साथ और बहुत सारे तरीके हैं। आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे जब हैकर्स हैकिंग करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। वैसी स्थिति में कोई भी ऐसा मैसेज, ऐसा डिस्कशन, ऐसा फॉलोअप नहीं करना चाहिए जिसको हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। सामान्य तौर पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। मैंने अभी एक केस को किया, वो केस हल्द्वानी का था। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो कि बहुत ही
इंजीनियरिंग करते हुए बहुत ही गंभीर स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा क्राइम किया गया अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उन्होंने क्राइम करते समय जो इंटरनेट का और कंप्यूटर का और मोबाइल का दुरुपयोग है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे एक अधिवक्ता के रूप में देखने को मिला। उन्होंने जो कार्ड था, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, उसको क्लोन करने का प्रोसेस सीख लिया था। और जो लोग इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो अलग विषय हो गया, हैकिंग तो करना उनको आता ही था। वो जाके एटीएम में जब भी कोई पैसे निकाल रहा है तो उस कार्ड को वो क्लोन कर लेते थे और उसके बाद उन्होंने उस क्लोन किए गए कार्ड के माध्यम से बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे पैसों को निकाला। आज के न्यूज़पेपर में मैंने एक घटनाक्रम पढ़ा, उस घटनाक्रम में भी ऐसा ही था कि जो थेफ्ट करने वाले लोग थे वो एक डुप्लीकेट की के माध्यम से जो भी उन्हें जहाँ पर ट्रे होती है, जहाँ पर पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले जाते हैं, उसको कुछ ब्लॉक करके वहाँ से वो मनी को विड्रॉ कर लेते हैं और उसका जो डिटेल है वो बैंक के कंप्यूटर पर नहीं जाता। तो आजकल जो क्राइम करने का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड हो गया है। लोग अपराध में, जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वो इस कदर संलिप्त हो गए हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। वो साइबर क्राइम के लिए जो भी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के लिए मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोगों को प्रिकॉशन रखना चाहिए, हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि हम लोग जो भी साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर हो और उस पर हर चीज़ की जानकारी उपयोग करने वाले व्यक्ति को हो। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। मुंबई से हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल रखें आप। मनीष, आप अपना सवाल रखें। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट गया है। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को इसके माध्यम से दी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई गलत टिप्पणी करता है या फिर ऐसी टिप्पणी नहीं होती है जो समाज के हित में हो, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जा सकती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मीडिया में अपने जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को संसदीय अनुच्छेद के दायरे में रहते हुए अगर करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन यदि वो लिमिट क्रॉस करते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति में अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल एक सीमा तक किया जाए तो वो कानून के दायरे में है। लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन करना, दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप करना, दूसरे की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं ग्रैब करने की कोशिश करना, ये सब क्राइम की श्रेणी में आता है। और इस तरह के अपराध के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट है, उसमें जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 42 से लेके 46 के साथ 66, 67, इन सब में जो सज़ा के प्रोविज़न हैं इनके साथ ऐड होते हैं दूसरे जो अधिनियम हैं उनकी भी धाराएँ। यदि हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में 419, 419, 420, 467, 68, 71 तक जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में जो जो अपराध किए गए हैं, यानी अपराध की प्रकृति के अनुसार धाराओं का अधिरोपण होता है। और प्रकृति यदि गंभीर है तो उसमें 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक के सजा के प्रोविजंस हैं। अर्थात जो क्राइम इंटरनेट के माध्यम से, साइबर स्पेस के माध्यम से, मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से किया गया, उसके लिए जो नेशनल लेवल पर क्राइम है उसके लिए जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में 3 साल से लेकर 7 साल और 10 साल तक की सज़ा के प्रोविजंस हैं और जुर्माना भी 5 लाख तक देना पड़ सकता है। लेकिन यदि वो अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं और उन अपराधों में देश के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी है जो निश्चित रूप से देश के लोगों को ठेस पहुंचाती है या देश के सम्मान में कहीं ना कहीं वो स्थिति प्रभावित करती है, तो इसमें आजीवन कारावास के सजा के प्रोविजंस भी हैं। जी बिल्कुल। जयपुर से हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं लाइन पे। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल करें आप। हेलो जी अजीत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल रखें। जी मैडम, मेरे पिताजी हैं, उनसे मेरा लफड़ा चलता है। जी हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, सवाल पूरा करें।
जी आप पिताजी से वो मतलब डिस्प्यूट मामला है, वो मेरे को कुछ भी देना नहीं चाहते। मैंने उनका सब कुछ काम किया पहले, शादी पहले, और फिर मेरे को अलग कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मेरे को, तो उसमें क्या किया जाए? देखिए अजीत जी, आपके पिता द्वारा जो भी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से अर्जित की गई है, यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पर्सनल इनकम से बनाई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में उनका स्वविवेक है कि वो प्रॉपर्टी किसको दें और किसको ना दें। लेकिन यदि आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, उस पुश्तैनी संपत्ति में आपके पिता ने वो मालिकाना हक अपना रखते हुए उसका उपयोग उपभोग किया है और वो अब आपको नहीं देना चाहते हैं, तो आपको दीवानी न्यायालय के माध्यम से यानी सिविल कोर्ट के माध्यम से अपने राइट को डिक्लेयर कराना चाहिए बाय दी सिविल कोर्ट, यानी सीपीसी के प्रोविजंस का आपको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो उन बच्चों की तरफ से भी आप अपने पिता की जो भी संपत्तियां हैं उन पर राइट क्लेम करते हुए सिविल प्रोसेस से अपने अधिकार का सुनिश्चय करा सकते हैं। यानी आपको कोर्ट से इस बात का रिलीफ आपके बच्चों के माध्यम से मिल सकता है कि ये हमारे दादाजी की संपत्ति है और इसमें हमारा भी अपना वैधानिक अधिकार है। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपके पुत्र और पुत्री को भी वैधानिक अधिकार आपके पिता की संपत्ति मिल सकता है। और यदि आपके पिता के पास पुश्तैनी संपत्ति है तो उस संपत्ति पे आप अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए न्यायालय के माध्यम से अपने जो भी आपके वैधानिक अधिकार है उनका सुनिश्चय करा सकते हैं। और न्यायालय में इस तरह के मामलों में शीघ्र निस्तारण के लिए आपको परसुएंस प्रॉपर करनी चाहिए एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि फ़ोन की रिकॉर्डिंग है तो कोर्ट में वो मान्य हो सकती है कुछ परिस्थितियों में। मैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करना चाहूँगी। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स यदि हैं तो क्या कोर्ट में साक्ष्य के रूप में कोर्ट उन्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि सामान्य तौर पर लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो साक्ष्य यानी रिकॉर्डिंग किसी की जो डिजिटल क्राइम किए गए हैं उसके जो रिकॉर्डिंग्स हैं या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके जो भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनमें वो सारे डाटा सिक्योर हैं, इन सब को न्यायालय के समक्ष पूर्व मैंने बताया सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है, जिसमें परिभाषित किया गया है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जिसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय स्वीकार करना चाहती है और वो डिजिटल रिकॉर्ड है, यानी वो मैसेज है, मोबाइल पे किया गया मैसेज या कंप्यूटर पे किया गया मैसेज या ईमेल है या फेसबुक और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में किए गए जो अपनी ओपिनियन दी गई है या अपने कोई कमेंट किए गए हैं, इन सब की रिकॉर्डिंग हो या किसी के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हो या किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया है जिस क्राइम में फोर्जरी प्रूफ होती हो प्राइम फेसाई और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डिजिटल एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो उन डिजिटल एविडेंसेस को भी न्यायालय सेक्शन 65 में अंगीकृत करती है, स्वीकार करती है। और न्यायालय उन डिजिटल जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स पे अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहती है तो जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में ट्रायल चलने के, उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकती है। क्योंकि सामान्य तौर पर बहुत देखा जाता है कि लोग फेक एविडेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। आवाज़ का मिलान हो सकता है, चेहरे का मिलान हो सकता है, जो मैसेजेस हैं उसके लिए भी हैक करके मैसेजेस को सेंड किया जा सकता है गलत यानी बैड इंटेंशन से। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन का आना भी आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर जो ट्रायल चलते हैं उनमें एक्सपर्ट ओपिनियन को कोर्ट एक्सेप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस के रूप में स्वीकार करती है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी। मनीष जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी आप अपना सवाल करें। हेलो जी मनीष जी अपना सवाल करें आप। हेलो आवाज आ रही है? जी हाँ मेरे ऊपर एक जी अपना सवाल पूछें। हेलो हाँ सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे नाम से अभी 2 केस हुआ है, एक सेक्शन 138 का हुआ है और एक अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर कंप्लेंट फाइल किया है। तो ये सेक्शन 138 का जो केस उसमें फाइल किया हुआ है वो एक्चुअली मैंने 3 चेक दिया हुआ था उसको जब भी मैं डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रहा था।
बट उस वक्त मेरा जो है डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं हुआ, जिस वजह से मैं अपना चेक जो है मैंने स्टॉप करवा दिया था। जी धर्मेंद्र जी, शायद इनके ऊपर इनकी वाइफ ने कुछ केस किया है, उसके बारे में ये जानकारी लेना चाहते हैं। मनीष जी, आपके ऊपर जो आपकी पत्नी द्वारा केस किया गया 138 एनआई एक्ट में जो आपके खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया गया, उसमें आपने चेक अपनी पत्नी को इस उद्देश्य के साथ दी थी कि आपका जो तलाक होगा उस तलाक को होने में आपकी पत्नी सहयोग करेगी और एक सर्टेन अमाउंट आप उस चेक के माध्यम से उनको दे देंगे, जिससे आगे वो किसी भी अमाउंट का क्लेम नहीं करेंगी। आपने स्टॉप पेमेंट कराया है 138 के ट्रायल में। जब डिफेंस की स्टेज आएगी तो आपको अपने इसी कंटेंट को आपको प्रेजेंट करना चाहिए न्यायालय के समक्ष, और इससे संबंधित जो भी एविडेंसेज हैं, जो भी साक्ष्य हैं, आपने चेक किसी के सामने दी होगी, उनको आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करा सकते हैं। और जो चेक देने का उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, अर्थात आपके और आपकी पत्नी के बीच में तलाक की डिक्री नहीं हुई। यदि सहमति होती तो हो जाती। इस कंडीशन की कोई यदि रिटर्न में आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो उसको भी आप उस डॉक्यूमेंट को भी आप न्यायालय के समक्ष एज ए एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका वो भी महत्वपूर्ण है। आपके खिलाफ डीवी एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स की गई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स की गई, सेक्शन 12, 18, 19, 20 या 21 के अंतर्गत। इन सेक्शंस में जो आपकी पत्नी है वो जो घरेलू हिंसा है, उस घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होने के बाद आपसे एंट्री मेंटेनेंस भी ले सकती हैं, आपसे रहने के लिए छत भी मांग सकती हैं, अपने जीवन यापन के लिए अंतरिम भरण पोषण भी मांग सकती हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के केस में भी आपको अपना डिफेंस प्रॉपर प्रेजेंट करना चाहिए न्यायालय के समक्ष, क्योंकि आपकी इस केस में आपकी 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो आपको आगे सपोर्ट करेंगे। आपकी इनकम के बारे में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एंट्री मेंटेनेंस या कोई मेंटेनेंस कोर्ट द्वारा फिक्स होगा तो वो आपकी इनकम को देख के होगा। आपने जो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा हुआ है, उससे पहले आपने कोई घरेलू हिंसा की है तो उसका रिकॉर्ड आपको अपने डिफेंस के लिए, उनका आरोप होगा कि आपने घरेलू हिंसा की है और आपका कहना यह है कि मैंने कोई घरेलू हिंसा नहीं की है, मैंने कोई प्रताड़ना नहीं दी है। तो निश्चित रूप से इस तरह के एविडेंसेस को भी आपको, आपके घर में कोई रिकॉर्डिंग हो, आपके मोबाइल पे कोई रिकॉर्डिंग हो, आपके पास मैसेज का आदान प्रदान किया गया हो, उसका कोई डिटेल हो, इस तरह के जो भी विवरण हैं उन सारे विवरण को आप न्यायालय के समक्ष डीवी एक्ट के केस में प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एविडेंस आप डीवी एक्ट के केस में प्रेजेंट करेंगे उसी आधार पर आपका ट्रायल डिसाइड होगा। 138 और डीवी एक्ट दोनों केसेस का जो नेचर है वो डिफरेंट है। 138 के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस अभी आई हैं कि अमाउंट जो उसमें वर्णित है उस अमाउंट को देने की जिम्मेदारी चेक प्रदाता की बनती है, लेकिन चेक ग्रहीता ने अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया तो फिर नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में आपको डिफेंस बहुत प्रॉपरली अपना प्रेजेंट करना होगा, आपको एविडेंस बहुत प्रॉपरली अपने प्रेजेंट करने होंगे। इस स्थिति के बाद आप दोनों ट्रायल में अपने फेवर में आदेश पारित करा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगली कॉलर हमारे साथ लखनऊ से उषा जी जुड़ी हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखें। जी मैम, ये पूछना था, मेरी एक सहेली है, उसकी बेटी ने लव मैरिज कर ली है मैम, तो क्या वो अपने पिता की संपत्ति की हकदार है? देखिए, पुत्र या पुत्री दोनों अपने अपने वैधानिक अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से ले सकते हैं यदि उनके पेरेंट्स, यदि उनके गार्जियन उनको उनके अधिकार नहीं देते हैं। 2005 के बाद जो संशोधन हुआ उस संशोधन में हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो अधिकार पुत्र को हैं वही अधिकार पुत्री को भी हैं। पुत्री अपने माता पिता की चल अचल संपत्ति में अपने अधिकारों का क्लेम कर सकती हैं और उस क्लेम को करने के साथ ही वो न्यायालय से जो भी उनके राइट है उसको इस्टेब्लिश करने के साथ प्राप्त कर सकती हैं। वैधानिक रूप से पुत्री को अधिकार है। आप आपकी जो फ्रेंड है, उनकी जो बेटी है, उनको सजेशन दीजिए कि न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकारों का वो संरक्षण कर लें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपसे तमाम ऐसे सवाल है जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, लेकिन उससे पहले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, आपके सवालों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम वकील आपका में। आपके यदि कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे थे, तमाम विषयों के बारे में हमने बात की। एक जगह पर आपने 65B का जिक्र किया था। मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दें और साथ ही साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, मैंने दर्शकों को पूर्व में बताया जो एविडेंस एक्ट है, उस एविडेंस एक्ट में यानी साक्ष्य अधिनियम में किसी भी मुकदमे का जब विचारण होता है, किसी भी केस का जब ट्रायल होता है न्यायालय के समक्ष, तो उस ट्रायल में एविडेंस का बहुत महत्व है। यदि एविडेंस प्रॉपर नहीं है तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है यानी जिसने शिकायत दर्ज कराई है, उसकी तरफ से साक्ष्य अगर सही तरीके से प्रस्तुत नहीं होते हैं तो जो केस में एक्यूज पर्सन है वो बाइज्जत बरी हो सकते हैं न्यायालय से। इसलिए जब भी कोई साइबर क्राइम हो, जब भी कोई इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से अपराध हो, तो उस अपराध में इस तरह के रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और कलेक्ट करने के साथ ही उसको हम न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान जब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर आता है उस समय प्रस्तुत करना चाहिए। अब डिजिटल जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स में पहले ये जानना दर्शकों को ज़रूरी है कि जो साइबर क्राइम होते हैं उन साइबर क्राइम के प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हैरेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, मोबाइल पे तमाम इस तरह के मैसेज आते हैं जिन मैसेज को पढ़ना या देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो निश्चित रूप से इस तरह के हैरेसमेंट या हैरेसमेंट में धमकी का भी आता है कि कोई किसी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स को अपने पास कलेक्ट कर लेता है या उसकी हैकिंग कर लेता है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता है या उस तरह का कोई और क्राइम करता है जिसमें गंभीर अपराध होना प्रतीत होता है या होता है। तो निश्चित रूप से ये हैरेसमेंट के लिए जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में IT एक्ट के अंतर्गत, IPC के अंतर्गत कार्रवाई होती है और उन कार्रवाइयों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई सकती है। दूसरा, इसके बाद हम डेटा चोरी के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो जो भी हमारे डेटाज हैं, हमारी फ्लॉपी में, हमारे कंप्यूटर पे, हमारे मोबाइल पे जो भी विवरण है, व्यक्तिगत विवरण, व्यापारिक विवरण, पारिवारिक विवरण या कोई भी ऐसा विवरण जिस विवरण को हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर रहना आवश्यक है और उसको किसी के द्वारा थेफ्ट किया गया है, तो निश्चित रूप से इसमें भी जो क्राइम है सेक्शन 43B IT एक्ट में प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होंगी। साथ ही साथ 419, 420, 467 या 379 के अंतर्गत 379 IPC के अंतर्गत भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है यदि चोरी किए गए रिकॉर्ड्स में किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ करते हुए फोर्स डॉक्यूमेंट या फोर्स डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इसके बाद हम हैकिंग और पोर्नोग्राफी की बात करते हैं। सामान्य तौर पर
किसी भी इस तरह की पिक्चर को, इस तरह की मैसेजेस को देखना व्यक्तिगत तौर पर ये अपराध नहीं है, लेकिन उस किसी बैड इंटेंशन के साथ किसी को ये भेजना और उसके साथ फिर आगे के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धमकी देना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में है और गंभीर अपराध की श्रेणी में है, जो सामान्य तौर पर आजकल बहुतायत में देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो भी एक्ट हैं, उन एक्ट पे जो प्रोविजंस हैं उसमें 43A और सेक्शन 66, 377 या 376 की बात हम करते हैं, तो इन सेक्शंस में भी ऐसे क्राइम के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ईमेल का भी दुरुपयोग बहुत देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर जो मेल के डिटेल्स हैं उनको लोग हैक कर लेते हैं और दूसरे की मेल को प्लेटफॉर्म बनाते हुए अपने पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 417, 419, 420 के अंतर्गत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इसी के साथ साथ सेक्शन IT एक्ट का सेक्शन 77A है, जिसके अंतर्गत भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। और उस ईमेल का अगर कहीं कोई कॉपी करते हुए दुरुपयोग किया गया है तो कॉपीराइट एक्ट में भी प्रोसीडिंग्स करते हुए ऐसे एक्यूज पर्सन के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक और भी है, पहचान चोरी करने का। पहचान चोरी करने में किसी का डेबिट क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोन कर लेना, उसके हैक कर लेना डिटेल्स को, और किसी का व्यक्तिगत जो डिटेल कंप्यूटर मोबाइल पे है उसको चोरी कर लेना और उसका फिर दुरुपयोग करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 43 और 66C के अंतर्गत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। एटा से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, स्वरूप यादव। स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल रखें। कल हमारा सवाल ये है कि हमारी जमीन का आधा हिस्सा लोग मतलब रिश्तेदारों ने जबरदस्ती घर में बंद करके और उसका कब्जा करा लिया, वो बेनामा करा लिया है जी। उसमें हमने कोतवाली देहात एटा में मुकदमा लिखा दिया है 147, 342 और 504, 506, 384 IPC, लेकिन इसमें और धारा कौन कौन सी लगेंगी? देखिए, आपने जो सेक्शंस लगाए हैं उसमें सबसे गंभीर 384 है, जिसमें एक्सटॉर्शन की बात आपने कही है। जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसमें 147 भी आपने वर्णित किया है, यानी 3-4 लोगों से ज़्यादा लोगों ने मिलकर आपको दबाव बनाते हुए, आपको हैरेस करते हुए, आपको प्रताड़ित करते हुए बैनामे को दर्ज करा लिया है। तो निश्चित रूप से वो बैनामा जो है उसको सेटिसाइड करने का आपको प्रोसीडिंग करनी चाहिए, उसको शून्य कराने के लिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए। CPC के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में जो प्रक्रिया है दीवानी वाद प्रस्तुत करने की, उसके अंतर्गत आप उसको शून्य कराना चाहिए। अब आपने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो सेक्शन लगे हैं, इन सेक्शन के साथ में आपको आपके साथ यदि कोई और दुर्व्यवहार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने दबाव बना के अवैध वसूली की बात कही है, आपने 3 या 3 से अधिक लोगों के द्वारा बंधक बना के आपसे बैनामा एग्जीक्यूट कराने की बात कही गई है। तो ये निश्चित रूप से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो भी आपने घटना के तथ्य वर्णित किए हैं, उस घटना के तथ्य के अनुसार ही धाराओं का अधिरोपण होता है। और यदि घटना का विवरण ज़्यादा आपने कुछ लिखा है और आपको लगता है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं वो सेक्शन कम लगाए गए हैं या तथ्यों के अनुरूप सेक्शन नहीं लगाए गए हैं, तो आपको न्यायालय के समक्ष अपना जब एविडेंस आप प्रेजेंट करेंगे, उस एविडेंस के समय भी जो आपकी गवाही होगी, उस गवाही में भी आप जो कंटेंट्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंग सेक्शन को इंक्रीज करने की बात आप न्यायालय से कर सकते हैं। और न्यायालय का जो ट्रायल है, उस ट्रायल में यह स्वविवेका अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है कि वो सेक्शन को इंक्रीज या डिस्क्रीज कर सकें, यानी धाराओं को बढ़ा सकें या घटा सकें। तो आप अपने तहरीर को गंभीरता से पढ़िए और उस तहरीर को पढ़ने के बाद ही आपके केस में जो धाराएं लगाई गई हैं मुलजिमानों पर, उसका सुनिश्चयन हो पाना संभाव्य है।
जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम को लेकर बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाओं का आपने जिक्र किया है जिसको लेकर लोगों को सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके खिलाफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम, इंटरनेट के थ्रू क्राइम या कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें फोर्जरी की गई हो, जिसमें आपके रिकॉर्ड्स की हैकिंग की गई हो, या कोई भी ऐसा क्राइम किया गया जिससे क्षति पहुंची हो किसी को, तो इन सारे क्राइम को होने के साथ जो पीड़ित पक्ष है उनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आजकल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, वो अरेंजमेंट्स बहुत ही सहयोग करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी के साथ कोई इस तरह की घटना हुई है तो उसको तत्काल IGRS यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना चाहिए। उसके लिए सिंपल कंप्यूटर पे, मोबाइल पे जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में आपको कंप्लेंट दर्ज करने के लिए एक फॉर्मेट मिलता है। उस फॉर्मेट में नाम, एक्यूज का नाम, डेट, टाइम और घटना का विवरण आपको शॉर्ट में देना है। उस पर कार्रवाई तुरंत हो सकती है। इसके बाद जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के लिए भी ऑनलाइन कंप्लेंट करने के जो प्रोविजंस हैं उसमें गवर्नमेंट की साइट को ओपन करना ज़रूरी है। उस साइट को ओपन करने के साथ ही जो सेट फॉर्मेट दिया गया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का, उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के दर्ज करने के लिए दिए गए सेट फॉर्मेट में आपको पूरा विवरण देना चाहिए कि प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, प्रार्थी का मोबाइल नंबर, उसके बाद जिनके द्वारा ये घटना की गई है यदि उनका नाम मालूम है, नाम और विवरण, तो उनका नाम और विवरण भी अंकित किया जाना चाहिए। इसके बाद जो घटना का स्थान है उस घटना के स्थान को भी वर्णित करना चाहिए कि ये घटना इस डिस्ट्रिक्ट के इस थाने के अंतर्गत हुई है, जिससे कि आपकी जांच का जो एरिया है उसका सुनिश्चय हो सके। उसके बाद जो कॉलम आता है उस कॉलम में आपको पूरे घटना को वर्णित करना है कि घटना किस तारीख को, कितने बजे, कहाँ पर, किसके द्वारा कारित की गई और इसको देखने वाले कौन कौन से विटनेसेस हैं। जब ये सारा डिटेल आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करते समय उसमें फुलफिल करते हैं तो यही एप्लीकेशन आपकी आगे इन्वेस्टिगेशन का बेस बनती है। इन्वेस्टिगेशन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा घटना के लिए किया जाता है तो वहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन आपका बेस बनती है और उस बेस के माध्यम से ही जो उसके सराउंडिंग में एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट करते हैं और उन एविडेंसेस के लाइट में ही आरोप पत्र यानी चार्जशीट प्रस्तुत होने के बाद ट्रायल न्यायालय में चलता है। तो निश्चित रूप से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आप फिजिकल थाने में जहां आपका लोकल थाना जहां घटनाक्रम हुई है वहां पर जाके आप लिखित में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस लिखित में शिकायत दर्ज होने के लिए आपको ये आवश्यक नहीं कि जिस थाना क्षेत्र में आप रहते हैं वहीं आपको इन्फॉर्मेशन दर्ज करानी है। अभी जो 0 क्राइम नंबर पे FIR दर्ज करने के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप जहां पर हैं उस थाने में आप FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि FIR में जो कंटेंट्स हैं उसकी घटना किसी दूसरे स्थान की भी है तो जो जिस स्थान पर घटना घटित हुई है और जहां आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है वहां से वो कंप्लेंट उस थाना क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती है और वहां पर उस घटना की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो निश्चित रूप से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के जो तरीके हैं उसमें आप थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके साथ यदि बैंक या बैंक से संबंधित कोई फाइनेंशियल क्राइम हुआ है तो आप वहीं से ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराते हुए बैंक को इंटीमेशन दे सकते हैं कि आपके अकाउंट में आपके इस अमाउंट का डिडक्शन हो गया विदाउट योर कंसर्न, या और कोई अपराध आपके साथ हुआ, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की क्लोनिंग कर ली गई और लोग उससे क्राइम कर रहे हैं। इस तरह के अपराध सामान्य तौर पर बहुत देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के अपराधों पर जो कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों के लिए अभी जो एक्ट है और जो प्रोविजंस हैं और जो प्रोसेस है, इन तीनों बातों को अगर हम करते हैं तो वो इतने सक्षम नहीं है कि इस तरह के क्राइम को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इसलिए अभी यह भी आवश्यकता है कि हम लोग जो साइबर क्राइम है, जो इंटरनेट के थ्रू क्राइम है, जो मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू क्राइम है या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो क्राइम है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग लॉ के प्रोसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
जी बिल्कुल, जैसा कि अभी अभी आपने कुछ समय पहले जानकारी दी कि अकाउंट से अक्सर जो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा जाता है। ख़ास तौर से जो लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती है, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहले तो कहाँ जाए? दूसरी बात तो ये है कि बैंक में जब आप जाते हैं तो अक्सर बैंक के ऑफिसर ये कहकर वापस लौटा देते हैं कि आपने ज़रूर किसी को पिन दिया होगा, तब ये घटना हुई है। देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति अपना विवरण किसी तीसरे को नहीं देता है। अब इतनी अवेयरनेस है सोसाइटी में कि लोग इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग करने के प्रोसेस को समझ गए हैं, लेकिन जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं। वो कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एक्सपर्ट होते हैं, उनको उसकी नॉलेज होती है, तो वो उसके क्राइम करने के तरीके निकाल लेते हैं। और उन तरीकों में सामान्य तौर पर जो आजकल देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि आज ही मैंने न्यूज़पेपर में एक घटना पढ़ी, जिस घटना में उस व्यक्ति ने जो घटना की थी पुलिस को अपनी कन्फेशन के साथ बताया कि मैं जो भी इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग होती है उसका क्राइम तो करता ही था, लेकिन एटीएम में जाके जो हम जहाँ जिस ट्रे से पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं उस ट्रे में पैसे रखने के बाद जब हम डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट करने के लिए कोई भी अकाउंट नंबर पहले से वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास। उसमें पैसा डिपॉजिट करने के बाद ट्रे को वो एक की के माध्यम से ब्लॉक कर देते हैं और फिर जो पैसा अंदर का है उसे निकाल लेते हैं। ये एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में अभी ना बैंक पूरी तरह से सक्षम हो पाएगी इसको कैसे रोकें, और ना ही इसके लिए पुलिस को तकनीकी ज्ञान हो पूरी तरह से है। लेकिन जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरह का कोई क्राइम होता है तो उस पर गंभीर सजा के प्रोविजंस हैं। अब ट्रायल जल्दी खत्म हो और इस तरह के मुलजिमानों को सजा जल्दी मिले तो इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे बैंकिंग से संबंधित इतने सारे क्राइम अभी हो रहे हैं जिन पर अंकुश लगना बहुत ही आवश्यक है। आप देखते होंगे जिस समय आप एटीएम में गए, आपने अपने कार्ड से पैसे को विड्रॉ किया तो वहाँ पर बहुत ही प्रिकॉशन रखना चाहिए। आपको अपनी पिन प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए। उसके जब आप एटीएम में जा रहे हैं तो आपको एटीएम के एटमॉस्फेयर को एक बार चेक भी करना चाहिए। आपके बगल में तो कोई नहीं खड़ा है, आपके पीछे या साइड में तो कोई नहीं खड़ा है, या ऐसी कोई वहाँ आसपास डिवाइस तो नहीं लगी हुई है जो आपको वॉच कर रही हो, जो आपके सारे डिटेल्स को कलेक्ट कर रही हो। ऐसा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जब ऐसी अवेयरनेस होती है तो निश्चित रूप से क्राइम से बचा जा सकता है। अब इंटरनेट बैंकिंग में जो मोबाइल या ऐप के माध्यम से मनी के ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बहुत अवेयरनेस रहती है। बहुत सारी फेक कॉल्स आती हैं। फेक कॉल्स में लोग लालच देते हैं इस बात का कि आप मुझे अपना विवरण दीजिए, अपना डिटेल दीजिए और आपके अकाउंट में मैं ये मनी ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, आपने ये प्राइज़ विन किया है, आपको ये इनकम होने जा रही है। तो बहुत सारे इस तरह के अपराध लालच में आने के बाद भी कमिट हो जाते हैं, क्योंकि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो बहुत सजग रहता है और उसका जो क्राइम करने का तरीका है बिल्कुल फोकस्ड वर्किंग होती है। उसका एक टारगेट फिक्स होता है कि ये मेरा टारगेट है और इससे हमें डिटेल लेके इसके अकाउंट से मनी को विड्रॉ करना है। तो निश्चित रूप से उनकी फोकस वर्किंग होती है। वहाँ सिर्फ व्यक्ति को एक ही चीज़ बचा सकती है, उसकी सजगता, उसकी अवेयरनेस, उसका नॉलेज। वो अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं रखेगा मोबाइल का, इंटरनेट बैंकिंग का, कंप्यूटर का, तो निश्चित रूप से इस तरह के क्राइम की जो क्राइम होंगे उससे वो प्रभावित होगा। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी है, इन सब के बारे में विवरण जो भी कलेक्ट हो सकता है, जो भी ज्ञान हो सकता है, उसको अधिकतम करना चाहिए और इस तरह के अपराध होने पर तुरंत कंप्लेंट दर्ज की जानी चाहिए। बैंक को इंटीमेशन देनी चाहिए। बैंक को ऑनलाइन इंटीमेशन आप दे सकते हैं, बैंक को आप थ्रू मेल इंटीमेशन दे सकते हैं, क्योंकि बैंक के जितनी भी बैंकिंग हो रही है सब में आपका नंबर वहाँ पर होता है और आपके पास सारे मैसेज आते हैं। आपके पास ईमेल बैंक का होता है, बैंक के पास आपका ईमेल होता है। संबंधित थाने में कंप्लेंट आपको दर्ज करनी चाहिए। साइबर सेल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल जहां पर क्राइम को रजिस्टर्ड करने के प्रोविजंस हैं, साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट को आप दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और इन सब के बाद आप अगर यहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो ऑनरेबल कोर्ट में आप 156 सब क्लास 3 CRPC के अंतर्गत एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आपके घटनाक्रम के लिए FIR दर्ज करने के न्यायालय द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं।
जी, अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर है झांसी से राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखें। झांसी से राजू मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि 6/12/20 में सन 2.5 महीने हो गए, बरुआ सागर जिला झांसी में मोन्टू यादव की हत्या कर दी अपराधियों ने। अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे मैडम। हमने महोदय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, एसएसपी झांसी, आईजी झांसी, सब अधिकारियों से मिल चुके मैडम, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। महोदय वकील साहब से, आदरणीय महोदय जी से हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसी अब हमें सलाह दें कि हम लोग कहाँ जाए मैडम। हमारे 19 साल की बहू है, 23 साल के लड़के की हत्या हो गई बरुआ सागर जिला झांसी में। सीकरी बाजार के रहने वाले हैं अपराधी जिला झांसी के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मैडम। कहाँ जाए हम लोग? आदरणीय वकील साहब बताएं हमें। देखिए, आप एक एप्लीकेशन बनाइए, एक प्रार्थना पत्र बनाइए। यदि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उस एफआईआर दर्ज होने में जांच जो चल रही है उस जांच में आप सहयोग करिए और सारे गवाही और साक्ष्य को जो भी जांच करता है पुलिस अधिकारी उनको प्रस्तुत करिए। और इसके साथ ही एक आप प्रशासनिक प्रार्थना पत्र बनाइए जो आपने डीएम और कमिश्नर को दिया है। उस प्रार्थना पत्र में सारे तथ्यों को लिखते हुए, आपको न्याय कैसे मिलेगा इसका विवरण भी आप लिखते हुए मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप जा सकते हैं। जनता दरबार हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री महोदय का जनता दरबार लगता है। आप अगर कंप्लेंट ऑनलाइन वहां दर्ज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराने पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। सामान्य तौर पर हमारे तमाम दर्शकों को जब मैंने सलाह दी और उनके द्वारा आईजीआरएस पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई तो त्वरित जांच हुई, जांच संबंधित थाने से हुई। अब आपका जो आपकी पीड़ा है वो आपकी बातों से दर्शित होती है कि आपको जिले की पुलिस द्वारा, जिले के प्रशासन द्वारा आपको सहयोग नहीं प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रार्थना पत्र डीजीपी उत्तर प्रदेश के समक्ष खुद प्रस्तुत होकर के जाके देना चाहिए। आपको उसी प्रार्थना पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जो जनता दरबार लगता है उसमें प्रस्तुत होकर देना चाहिए और आपको अपने दर्द को मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आपके ज़िले के जो भी पुलिस कप्तान हैं, जो भी जिलाधिकारी हैं, जो भी थाने के अधिकारी हैं, वो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको न्याय दिलाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी उस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक्ट किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। अब देखिए अपराधियों के लिए कितनी कठोर कार्रवाई हो रही है। अपराधी कोई भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह सकता है। अपराधी को अपराध करने के बाद दंड मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी बात कहने के लिए जाना चाहिए। आप झांसी में हैं, झांसी से लखनऊ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जाके लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के यहाँ डीजीपी कार्यालय में अपनी शिकायत को दर्ज कराने के बाद रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि आपकी सलाह के बाद ज़रूर इन्हें कुछ राहत मिलेगी। आगे बढ़ूंगी और लगातार हमने बात की और जैसे कि जानकारी होती है कि आपके पास यदि जानकारी है तो आप बचाव कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम के विषय में क्या कुछ अधिकार आम आदमी के पास होते हैं जिससे वो बच सके? साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस की बात तो मैंने दर्शकों को बताई कि आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। जब आप जागरूक रहते हैं और आपको ज्ञान होता है यानी नॉलेज होती है तो आप किसी भी अपराध से बच सकते हो। साइबर क्राइम ही नहीं, वो सामाजिक अपराध से भी बचत का एक तरीका होता है। अब आपके पास जब नॉलेज है, आपका जब इंटेंशन क्लियर है, आप लीगल के क्षेत्र में यानी कानूनी क्षेत्र में, कानून की परिधि में रहते हुए अपना बचाव करते हैं तो आपके साथ में कोई अपराध नहीं होता। लेकिन इसके लिए सजगता, इसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। और जो बचाव के तरीके हैं, उन बचाव के तरीके में मैंने जैसे पूर्व में भी बताया कि आपको बैंक से जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए आपको प्रॉपरली कांटेक्ट में बैंक के रहना चाहिए। और जैसे ही आपके साथ कभी कोई क्राइम कमिट हो तो उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको बैंक को देनी चाहिए, जिससे बैंक यानी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपका जो भी अकाउंट है उस अकाउंट के अमाउंट को सेव कर सके, उसको बचा सके। इसी प्रकार आपका यदि कोई व्यक्तिगत विवरण, आपका पर्सनल डाटा कोई थेफ्ट होता है, कोई चोरी करता है, तो उसकी आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट साइबर सेल में और संबंधित थाने में तुरंत करानी चाहिए, जिससे आपके साथ होने वाले अपराध से आप बच सकें। इसके बाद यदि हम तीसरे स्तर की बात करते हैं तो आपके
सामान्य तौर पर आपकी और हमारे सबकी जानकारी में रहता है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म में सामाजिक रूप से अपमानित करने की बात या पोर्नोग्राफी की बात या हैक करने की बात, इस तरह के बहुत सारे क्राइम होते हैं। उन क्राइम में कोई भी अनजान नंबर, अनजान साइट या कोई भी अनजान विवरण उसको अपने साथ में जब इंट्रोड्यूस हो तो अपने साथ में उनको कतई नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देना चाहिए, उनसे डिस्टेंस बना लेना चाहिए और क्यूरियोसिटी के साथ इस तरह की चीज़ों पर कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि मैं देखता हूँ इसमें क्या होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको नॉलेज नहीं है, आप अपने डिफेंस को कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ क्राइम कमिट हो जाएगा, जो सामान्य तौर पर आजकल देखने को मिल रहा है। साइबर क्राइम की बहुतायत हो गई है और इतनी आप डाटा अगर देखें नेशनल लेवल पे तो हर साइबर सेल में जो FIR दर्ज होने का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ कारण यही है कि लोग अपराध कारित करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और अपने जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट हैं उसको सिक्योर करने के लिए। तो आपको सजग रहना है, आपको कानून की जानकारी रखना है और ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कराना है, इग्नोरेंस नहीं करना है। जी बिल्कुल। इसके अलावा धर्मेंद्र जी, आज हमने तमाम विषयों पर जानकारी की, इंटरनेट से जुड़े तमाम विषयों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक इतना तो अवेयर हो गए होंगे कि उन्हें किस तरह से सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट को चलाना है और किन चीज़ों से अपना बचाव करना है, जिससे आगे आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या समस्या ना आ सके। दर्शकों, इसके अलावा आपकी यदि कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक हफ्ता और इंतज़ार करना होगा। अगले रविवार आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। इस बीच में यदि आपके अपनी कोई सवाल है, समस्या है, तो आप धर्मेंद्र जी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपनी किसानों की मेहनत का करते हुए सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 सालों में पहली बार बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदने का नया कीर्तिमान। 95% से भी ज्यादा पंजीकृत किसानों ने बेचा अपना धान। कुल पंजीकृत किसान हो या धान बेचने वाले किसान, धान की खरीदी हो या कुल धान उपार्जन की मात्रा, पिछले 2 वर्षों में इन सभी में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी। किसानों को मिला उनकी उपज और मेहनत के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत